नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए। आप पढ़ाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते रहो, क्योंकि हम आपके लिए पिछले जो एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन वो भी लेकर आ रहे हैं और संभावित प्रश्न भी लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते चलो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप रोज प्रैक्टिस सेट पेपर देना चाहते हैं तो। ठीक है। पहला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? सबसे पहले जो पाइपलाइन बिछाई गई थी भारत के अंदर, कौन सी पाइपलाइन बिछाई गई थी? याद रखना, कच्चे तेल की सबसे पहली पाइपलाइन बिछाई गई थी नहर कटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, नहर कटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, सबसे पहले कच्चे तेल की ये पाइपलाइन बिछाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इनमें से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी बताइए। अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? कितने मिलियन किलोमीटर? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी होती है 152 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अपसौरिका के दौरान ऑप्शन नंबर सी यहां पर 152 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? बताइए, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, बसवन्ना के अनुयायी थे। वीरशैव लोग बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। 12वीं सदी की कर्नाटक की बात हो रही है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? ओजोन परत जो पाई जाती है उसका अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो याद रखना है, ओजोन परत जो पाया जाता है उसका जो अधिकांश भाग होता है ये आपका पाया जाता है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के लिए, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? बताइए, प्राचीन भारत की बात हो रही है, कितने महाशक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। याद रखना है 16 महाजनपद बटे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत की बात हो रही है। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी? बताइए, 2004 की बात हो रही है, हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसकी तीव्रता कितनी थी? तो याद रखना है 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी तीव्रता थी आपकी 9.1। ऑप्शन नंबर बी 9.1 तीव्रता की सुनामी आई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? बताइए, लाला लाजपत राय जी किस बैंक के संस्थापक थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता? बताइए, अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है किसको? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो को अब सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, प्लूटो। प्लूटो को अब सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता। याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? 10 अवतारों में से एक नहीं है। गरुण भी, वराह, मत्स्य या कुर्म? तो याद रखना, गरुण जो है ये उनका अवतार नहीं है, उनका वाहन है, विष्णु जी का वाहन है गरुण।
वराह अवतार, मत्स्य और कुर्म अवतार है। गरुण अवतार नहीं, गरुण उनका वाहन है। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल इनमें से कौन कौन से हैं? जैव विविधता जहां पर पाई जाती है, कौन कौन से स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहां पर पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरवन। तो आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट भी जैव विविधता वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्व भारत भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी, और सुंदरलैंड भी, सुंदरवन भी। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये तीनों प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए ये तीनों प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? बताओ वेदांत। वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत जो शब्द है ये किसके लिए है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेदांत जो शब्द है वो है आपका उपनिषदों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वेदांत के लिए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पढ़िए, ये रहा स्क्रीन पर। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? बताओ गुजरात राज्य की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ टच होती है, लगती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुजरात। गुजरात जो राज्य है इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान के साथ लगती गुजरात राज्य की सीमा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? लोकनायक के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, लोकनायक के नाम से फेमस है जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। जलप्रपात या झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? 1493 फीट। सबसे ऊंचे झरनों में से एक वो है आपका कुचिकल जलप्रपात, और ये पड़ता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में है कुचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे बड़े झरनों में से एक है। भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक इसकी गिनती होती है। 1493 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखना, इतनी ऊंचाई से गिरता है ये झरना। मोहनजोदाड़ो, अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा मोहनजोदाड़ो के लिए? किस नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो यह स्थित है सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो जो स्थित है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तिब्बत से निकलने वाली नदी, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाके गिरती है। मतलब तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर बहती है, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में गठित हुई थी। कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शायद एनसीपी नाम है शॉर्ट फॉर्म में। एनसीपी आपने सुना होगा पार्टी। 1999 में गठित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। अभ्यारण्य लुप्तप्राय है एस्ट्रीन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य है?
एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ की प्रजाति है एस्ट्रीन नाम की, जो कि लुप्त प्राय है, मतलब बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे है। उसके संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? तो याद रखना, भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, यहाँ पर ये जो लुप्त प्राय क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, इसका संरक्षण है। नाम क्या है? एस्ट्रीन क्रोकोडाइल। एस्ट्रीन क्रोकोडाइल, ये भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? चार महान सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है आपको, चार महान सत्य। यहां पर आपको ऑप्शन देंगे सिख, हिंदू, जैन और बौद्ध। राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है चार महान सत्य, ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? गारो खासी पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पर्वत श्रेणी स्थित है। यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्य दिए गए हैं, तीन ऊपर के और एक दिया है उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया। ये पहाड़ी और ये जनजाति, इन पहाड़ियों पर रहने वाली जो जनजाति है, गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पे खासी और जयंतिया जनजाति, ये मेघालय राज्य से संबंधित है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? याद रखना है, इस दौरान मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण बताइए? सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है कौन सा ज्वालामुखी है जो सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कॉल्डेरा या कुंड ज्वालामुखी जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, ये होता है सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। कॉल्डेरा ज्वालामुखी या कुंड ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? बताइए, असहयोग आंदोलन ये कब समाप्त हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा असहयोग आंदोलन के लिए? तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व की बात हो रही है। पूर्व में भारत की सीमा कौन कौन से देशों से टच होती है? तो पूर्व में दो देश टच होते हैं, एक होता है आपका म्यांमार और एक होता है आपका बांग्लादेश। दो देश लगते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर चीन भी होता, चीन भी लगा देते, लेकिन चीन के साथ नेपाल, भूटान है, तो ये आपका बिल्कुल पूर्व में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आपका नॉर्थ में चला जाएगा और नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, क्योंकि है ना चीन नॉर्थ ईस्ट तरफ लगता है। पूरा जो यदि आप नॉर्थ देखेंगे तो उसमें म्यांमार और बांग्लादेश दो देश आएंगे। ठीक है, ये गलती बहुत लोग करते हैं, चीन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, नेपाल और चीन ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में आएंगे। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो हैंगिंग गार्डन ऑफ थोड़ा सा टच है, क्योंकि चीन ऊपर से, अरुणाचल प्रदेश से बस, बाकी फिर म्यांमार चालू हो जाता है, तो याद रखना है। ठीक है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो ये जो है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, आपने पढ़ लिए होंगे ऑप्शन। ये संबंधित है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से या संस्कृति से। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जो है ये आपका संबंधित है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है? इसका एक समतल शिखर क्षेत्र और दो चोटियां हैं। विशालकाय पिरामिड जैसा है, ऊपर क्या है, बिल्कुल समतल है, शिखर है, दो छोटी छोटी चोटियां हैं। कौन सा भारतीय पर्वत है? तो ये है आपका कामेट पर्वत। आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कामेट पर्वत ऐसा है। कैसा है? दो विशालकाय, एक विशालकाय पिरामिड जैसा है, ऊपर समतल है और छोटी छोटी दो चोटियां हैं। तो कामेट पर्वत का ये जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया आपसे, प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? गांधार कला शैली
किसके द्वारा विकसित की गई है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर आपका एक कुषाण वंश राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गांधार कला शैली की कला को कुषाण वंश के समय में जो है ये जो है विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य बताइए कौन सा है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी जो है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और सिक्किम, और राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है ये सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताइए क्या था। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम, तो ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर है रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस जी। याद रखना है आपको, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से इनमें से कौन सा ग्रह बना हुआ है। ऑप्शन है अरुण, नेपच्यून, शुक्र और मंगल। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बादलों से, तो याद रखना है शुक्र ग्रह की बात हो रही है। शुक्र ग्रह ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बने हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, सफेद और पीले कलर के बादल हैं। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपने जो ऑप्शन है पढ़ लिए होंगे, चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था, राइट आंसर है तलवंडी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, तलवंडी या राय भोईदी तलवंडी भी कहा जाता है। राय भोईदी तलवंडी या तलवंडी, या अभी कहा जाता है ननकाना साहिब। अभी नया नाम रख दिया गया है ननकाना साहिब, गुरु नानक जी के नाम पर ननकाना साहिब नाम रख दिया गया है। तलवंडी ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। सन था आपका 1938। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, सन था आपका 1938। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को कौन सा उपकरण इनमें से मापता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूकंप को मापने के लिए यंत्र आपको बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, सतह पर जो तरंगे पहुंचती हैं अंदर, जब जमीन के अंदर भूकंप आता है, सतह के अंदर भूकंप आता है और तरंगे उठती हैं, तो सीस्मोग्राफ उसको मापता है और दिखाता है कि कैसी तरंगे, कितनी तीव्र गति से तरंगे उठ रही हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की थी, बताइए। भारत में वास्तुकला की 4 भाग जो शैली थी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन है मराठाओं के द्वारा, राजपूतों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा और मुगलों के द्वारा। तो जो 4 भाग शैली है ये मुगलों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, मुगलों के द्वारा 4 भाग शैली को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। लाखों साल पहले इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था। पहले यहां पर कौन सा महासागर था, कौन सा महासागर था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखना, पहले भारतीय उपमहाद्वीप लाखों साल पहले भूमि से अलग हो गया था। पहले यहां पर टेथिस महासागर था, टेथिस। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, टेथिस महासागर था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर टेथिस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था, बताओ। किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा भाग लिया गया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किस किसान विद्रोह में भाग लिया गया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो, बारदौली सत्याग्रह में ही
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी वहाँ की महिलाओं ने जो सत्याग्रह में भाग ले रही थी। बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? नेपाल से टच नहीं है, कौन सा भारतीय राज्य है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल से टच नहीं है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम और सिक्किम। तो याद रखना असम राज्य है जो कि नेपाल से टच नहीं है, पश्चिम बंगाल भी टच है, उत्तराखंड भी और सिक्किम। असम राज्य नेपाल से टच नहीं है, याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से इनमें से किसको जाना जाता था? कैलिको किसको कहा जाता था? मैं आपको सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं, कपास या आपका जो है कोयला। कोयला या कपास में से किसी को कैलिको के नाम से जाना जाता था। अब आपको कमेंट करके बताना कि कैलिको के नाम से किसे जाना जाता था साम्राज्यवाद से पहले के समय में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, हमारी 10,000 जीके जीएस वाली एमसीक्यू वाली पीडीएफ। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।